नमस्कार। माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में फिजिकल साइंस, जी हाँ, फिजिकल साइंस का पार्ट 1, हमारे पर्यावरण के प्रति चेतना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिकल साइंस का पहला पार्ट। इसके तहत हम पढ़ेंगे पहले वायुमंडल। वायुमंडल की रचना, ठीक है। शुरुआत करते हैं वायुमंडल की रचना। वायुमंडल को हम इस तरह से दो भागों में जो वायुमंडल की रचना है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इस तरह से देखिए, वायुमंडल, और हम दो तरह से भाग करेंगे। तो पहला जो है हम कहेंगे सममंडल। मैं लिख दे रहा हूँ सममंडल, और दूसरे को कहेंगे विषम मंडल। तो वायुमंडल को इन दो स्तर पर हम भाग करेंगे, एक सममंडल के हिसाब से और एक विषम मंडल के हिसाब से। अब चलिए हम देखेंगे सममंडल के कितने भाग हैं। तो हम सममंडल को 4 भागों में बांटेंगे। 4 प्रकार हैं, लिख दे रहा हूँ मैं नाम। पहला हुआ ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, या करके मैं लिख दूँ क्षोभ मंडल, या अधोमंडल। ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल और अधोमंडल भी कहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं, तो हम उत्तर में बताएंगे कि इसमें आंधी तूफान वर्षा होता है, इसलिए इसे ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ट्रोपोस्फेयर को अधोमंडल क्यों कहते हैं, तो हम कहें कि ये सबसे निचला स्तर है, सबसे नीचा है, धरती से सटा हुआ। सीधा से बोलेंगे यह सबसे निचला स्तर है, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर को अधोमंडल कहते हैं। तो एक हो गया सममंडल के तहत ट्रोपोस्फेयर। अब दूसरा जो है, मैं लिख लो इस तरह से, याद रखेंगे। ट्रोपोस्फेयर पहला हुआ, दूसरा हुआ आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर या फिर हम इसे शांत मंडल भी कहते हैं। शांत मंडल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी धूल कण वगैरह नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर को शांत मंडल कहते हैं। वैसे हम बाद में इसकी विशेषताएं देखेंगे, अभी हम भाग देख ले रहा हूँ। तो स्ट्रेटोस्फेयर या शांत मंडल कहेंगे। दूसरा, तीसरा भाग 3 भाग में है, तीसरा भाग 4 भाग में बांटेंगे। उसके बाद हम ओजोन स्फीयर, ओजोन स्फीयर जिसे हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। और चौथा जो है हम कहेंगे मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है। तो अब चलिए, यहाँ पर हम सममंडल के तहत ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन स्फीयर और मेसोस्फीयर देख लिए। अब हम विषम मंडल के हिसाब से वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है तो ये जानेंगे। इसके तहत 2 भाग हैं विषम मंडल के। वायुमंडल को सममंडल, विषम मंडल में बांटा गया है। सममंडल के तहत हमने देखा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर। अब हम विषम मंडल के तहत देखेंगे कि 2 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला तो हम कहेंगे आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, या इसे थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, थर्मोस्फीयर।
ठीक है, याद रखिएगा, आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। और दूसरा है आपका एक्सोस्फीयर्स। एक्सोस्फीयर का है आधा कौसा एक्सोस्फीयर, या चुंबकीय मंडल भी बोलते हैं हम इसे, मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर। तो इस तरह से हमने देखा कि वायुमंडल को दो भागों में हुआ, सममंडल, विषममंडल। ठीक है, ये वायुमंडल का श्रेणी विभाजन है, श्रेणी विभाग। तो कितने भागों में बांटा गया है वायुमंडल को? सममंडल, वायुमंडल, सममंडल, विषममंडल में सममंडल के बाद ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, विषममंडल में आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर्स। हो गया। अब आगे हम देखते हैं। चलिए अब हम एक एक करके सबकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहला जो है आपका ट्रोपोस्फीयर, इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या है, याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। तो पहला तो है कि मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रोपोस्फीयर की विशेषताएं कम से कम दो को पूछा जाता है। तो पहला तो हम कहेंगे भैया कि इसमें जो है आंधी, तूफान, वर्षा, वज्रपात होता है। हाँ, मैं सब लिख रहा हूँ, आंधी, तूफान, वर्षा और वज्रपात। तो ट्रोपोस्फीयर में आंधी, तूफान, वर्षा एवं वज्रपात होता है, घटित होता है। ठीक है। और एक बात है कि इस स्तर में जो है आपका तापमान और जल चक्र जो है आपका नियंत्रित होता है। या मैं बताऊं, दो शब्द हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, तापमान और जल चक्र। ठीक है, साइकिल ऑफ वाटर, जल। जी हाँ, जल। इस स्तर का तापमान और जल चक्र क्या होता है, नियंत्रित रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे दो विशेषता तो हो गया, फिर भी तीसरा विशेषता बता रहा हूँ कि इस स्तर में जीव, जैसे हम लोग हैं, निवास करते हैं। इस स्तर में जीव निवास करते हैं, सबसे निचला स्तर है। ठीक है, इस स्तर में जीव निवास करते हैं। ये तीन विशेषताएं हुआ। चलिए एक दो बातें और जान लें ट्रोपोस्फीयर के। तो वह यह है कि ऐसा है कि आपका धरती से 16 किलोमीटर तक, धरती से 16 किलोमीटर ऊंचाई तक ये आपका ट्रोपोस्फीयर पाया जाता है। ठीक है, धरती से 16 किलोमीटर ऊंचाई तक ट्रोपोस्फीयर पाया जाता है, याद रहेगा, धरती से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और एक बात देख रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर है उसके ऊपर जो पाया जाएगा 16 किलोमीटर के ऊपर, वह आपका स्ट्रेटोस्फीयर। तो जहाँ पर ट्रोपोस्फीयर शेष होता है और स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है, ठीक है, तो वहाँ का जो तापमान है, तापमान -56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रहे, यहाँ से जैसे कि ये गए, ये ट्रोपोस्फीयर यहाँ से शेष हुआ और यहाँ से फिर चालू हो रहा है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहाँ का जो तापमान है -56 डिग्री होता है, 56। याद रहेगा, तो इसे याद रखिएगा। अब हम तो आपका ट्रोपोस्फीयर हो गया, अब हम चलते हैं
स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर जो है ना, ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई जाएंगे तापमान जो है कम होता जाता है। ये पूछा जाता है अक्सर, ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है। जैसे कि दार्जिलिंग पर हम गए तो वहाँ तापमान कम हो गया, वही मैदानी भाग में तो तापमान अधिक है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, तो दूसरा चीज़ हुआ कि ऊंचाई के साथ साथ दबाव भी घटता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई के साथ दबाव भी घटता है। जैसे ऊंचाई आता है उससे दबाव कम होता जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हुआ आपका स्ट्रेटोस्फीयर। अब हम तो कुछ विशेषताएं देखेंगे, और वह है आपका स्ट्रेटोस्फीयर की। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर की विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, ठीक है, तो ट्रेपो यहाँ पर तापमान, ठीक है, तब जाएंगे तापमान कम होता जाता है। तो ट्रोपोस्फीयर में क्या है कि जो धूल कण है और जलवाष्प इसमें नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, धूल कण और जलवाष्प, इस स्तर में धूल कण और जलवाष्प नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसलिए यहाँ कुहासा और मेघ मतलब कि बादल, कुहासा और बादल नहीं बनते हैं, इनका सृष्टि नहीं होता है। और जब धूलकण और जलवाष्प नहीं रहेगा तो कुहासा बादल कहाँ से बनेंगे। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर की विशेषताएं हुआ। दूसरी विशेषता यह है कि आपने जेट विमान को देखा होगा, आसमान में एकदम धुआं छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है, धुआं ही दिखाई देता है पीछे से। तो जो ये जेट विमान है वह स्ट्रेटोस्फीयर में ही यातायात करता है, चलता है। ठीक है, तो पहला विशेषता समझ में, धूलकण जलवाष्प नहीं पाया जाता, इसलिए कुहासा बादल का निर्माण नहीं होता है। दूसरा, जेट विमान इस स्तर में चलता है या उड़ता है। ठीक है, तो ये दो विशेषता हैं, ज़्यादा से दो ही विशेषता पूछा जाता है। खैर, अब हम आते हैं कुछ जानने लायक बातें इस स्तर की। तो पहली बात यह है कि यहाँ 15-16 किलोमीटर से हुआ था, अब 16 किलोमीटर से शुरुआत होगा। 16 किलोमीटर से यह 50 किलोमीटर तक फैला है। 16 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर है, फैला हुआ है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। अब हम आगे आते हैं ओजोनोस्फीयर। ऐसा है ना, इस तरह से पहले 0 से 16 किलोमीटर तक ये हो गया आपका ट्रोपोस्फीयर। 16 से ऊपर में 50 किलोमीटर तक ये हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर। अब इससे ऊपर जो है वो है आपका ओजोनोस्फीयर। तो अब हम ओजोनोस्फीयर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, परीक्षा में आने लायक जो आता है। स्फीयर, ओजोनोस्फीयर की विशेषताएं। ठीक है, चलिए ओजोनोस्फीयर की विशेषताएं पर चर्चा कर लें, एक दो देख लें। एक तो इसकी जो फैलाव है वह है आपका 50 किलोमीटर पे यहाँ से हुआ, तो 50 किलोमीटर ऊपर में देखिए स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ शेष होता है, स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ शेष होता है उसके ऊपर, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर 30 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर 30 किलोमीटर तक यह ओजोनोस्फीयर पाया जाता है। तो ओजोन मंडल कहें या ओजोनोस्फीयर कहें,
ओजोन मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर 30 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, यह एक हो गया बात विशेषताओं में, याद रहे। ये दूसरा विशेषता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, सूर्य से हानिकारक किरण यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज, इसका जो शोषण है वह है ओजोनोस्फीयर में ही होता है। इससे प्राणी जगत का रक्षा होता है। तो यूवी रेज का अवशोषण इस मंडल में, मतलब कि ओजोन मंडल में होता है। ठीक है, लेकिन अभी ओजोन स्फीयर जो है ये समस्या में पड़ गया है। इसमें और कैसे क्या समस्या है हम अभी इसके बाद ही चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। तो ये यूवी रेज का अवशोषण करता है और स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर 30 किलोमीटर तक पाया जाता है कौन, ओजोनोस्फीयर। ठीक है, अब हम बस इतना ही रहने दीजिए। ओजोनोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया। अब हम मेसोस्फीयर में आते हैं। चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो मेसोस्फीयर की विशेषता है। ठीक है, मेसोस्फीयर की विशेषता है भैया, ये जो वायुमंडल है ना, हवा, उसमें सबसे जी हाँ, कम सबसे कम तापमान का स्तर है ये। यह स्तर वायुमंडल का सबसे कम तापमान का स्तर है। ठीक है, और दूसरी जो है यहाँ का वायु जो है, वायु का घनत्व बहुत कम है, बहुत कम है। यहाँ का वायु जो है ना बहुत कम घना है। ठीक है, इसके कारण सूर्य के ताप का अवशोषण भी कम होता है। इस कारण ये सबसे कम तापमान का स्तर है। तो वायु घनत्व कम होता है, बहुत कम होता है, सबसे कम तापमान का स्तर है यह मेसोस्फीयर। ठीक है, चलिए एक बात इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। यहाँ तो 30 किलोमीटर तक पाया जाता है, हमने देखा। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर 30 किलोमीटर तक पाया जाता है ओजोनोस्फीयर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ तक है देखिए, 60 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। तो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ये 30 किलोमीटर तक पाया जाता है। कौन सा हुआ आपका, मेसोस्फीयर। ठीक है, ओजोनोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो है आपका वह है 90 किलोमीटर तक पाया जाता है। कहाँ तक, 90 किलोमीटर तक फैला हुआ है मेसोस्फीयर। ठीक है, बस चलिए हम लोग देख लिए अब ये चारों का विशेषता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर और मेसोस्फीयर। याद रखिएगा, तापमान बढ़ने से ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है ये ट्रोपोस्फीयर में, और इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है इसमें। ठीक है, देखा था। खैर ये सब विशेषताएं हैं, हो गया। आते हैं आगे, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ऐसे भी हमने वीडियो बनाया है, वो सब वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सेशन 2022 इस बार एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब आते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर की विशेषताएं देख लेते हैं। तो यहीं पर मैं देख ले रहा हूँ आयनोस्फीयर में क्या है। आयनोस्फीयर में क्या है ना, तो इस स्तर में जो सारे गैस हैं, जैसे कि मैं कहूँ H2,
हाइड्रोजन कॉमा He हीलियम O3 ओजोन गैस है, जो इत्यादि गैस है सब आयन में उपस्थित होता है, आयन अवस्था में होता है। ठीक है, किस अवस्था में होता है? आयनीय बोल सकते हैं, आयनीय होता है या आयनीय अवस्था में होता है, मैंने माइनस प्लस में रहता है। ठीक है, टूटा हुआ H2 He हाइड्रोजन हीलियम O2 ऑक्सीजन होता है, पर O3 ओजन होता है, ओजन गैस। ये सब क्या होते हैं? आयनित अवस्था में होते हैं। और एक बात, जो बेतार तरंग है, बेतार तरंग, ठीक है, इसी स्तर में प्रतिफलित होते हैं। ठीक है, जाकर लौट आते हैं बेतार तरंग, याद रखिएगा, बेतार तरंग। क्योंकि आप देख रहे हैं आयनीय में टूट जाता है, इसलिए यहाँ का जो तापमान है बहुत ज़्यादा होता है, इसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत होता है। ठीक है, तो हम देखें कि इस स्तर में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन सब आयनीय अवस्था में, सारे गैस आयनीय अवस्था में होते हैं। और यहाँ बेतार तरंग पाई जाती है, प्रतिफलित होता है, बेतार तरंग प्रतिफलित होता है, ताकि तापमान बहुत अधिक होता है। और एक दो बात क्या है जान लेते हैं, वो हम कहाँ लिख दें, चलिए दिखा दे रहा हूँ, जो है आपका आयनोस्फीयर के बारे में। आपने ध्रुव ज्योति के बारे में सुना होगा। ये जो ध्रुव ज्योति है ना, यहीं पर इसी स्तर में दिखाई देता है। ऐसा कि इस प्रदेश में, मतलब जो ध्रुव प्रदेश है, वहाँ पर एकदम 6 महीने का, जैसे दिन रात होता है ना, नहीं, एक सूर में, मतलब लगातार 6 महीना रात होता है, 6 महीना रात होता है। कहाँ पर? ध्रुव प्रदेशों में। ध्रुव प्रदेशों में 6 महीने रात होता है, तो होता क्या है, जब ध्रुव प्रदेशों में 6 महीने रात होता है, तब यहाँ पर इस मंडल में ध्रुव ज्योति दिखाई देता है। याद रखिएगा, जब 6 महीना रात होता है ध्रुव प्रदेश में, तब यहाँ पर ध्रुव ज्योति दिखाई देता है। इस मंडल में क्या दिखाई देता है? ध्रुव ज्योति। हो गया, ठीक है। ध्रुव ज्योति आप चाहे तो आप देख लीजिएगा गूगल में, एकदम नीला रंग का इसे दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग सबसे ऊपरी स्तर, जो है एक्सोस्फीयर या मैग्नेटोस्फीयर, एकदम सबसे ऊपर में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो जैसा कि नाम से देख रहे हैं आप लोग, मैग्नेटोस्फीयर, इस स्तर में चुंबक, पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र स्थित रहता है। ठीक है, क्या बताया हमने कि एक्सोस्फीयर में पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का अस्तित्व होता है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का। एक्सोस्फीयर क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।